सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स खास करके मैं बीपीएससी मेंस और पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं स्टार्ट किया हूँ ये सीरीज़, जिसमें कि अभी तक मेरा 2 लेक्चर आ चुका, जिसमें कि पहला था 1 से लेकर 7 जनवरी तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। बाकी सेकेंड लेक्चर में 8 से लेकर 9 जनवरी तक का मैं कवर किया था, और इस लेक्चर में 10 से लेकर 12 जनवरी तक में जो भी न्यूज़पेपर में आया है, और वो भी न्यूज़पेपर क्या, इंडिया का जो जितना भी इंग्लिश या हिंदी में जो मोस्ट अच्छे न्यूज़पेपर आता है, उसमें जो भी आपके बीपीएससी मेंस और पीटी एग्ज़ाम के लिए खबर है उसको मैं इसमें कलेक्ट करके लाता हूं। तो आज के इस लेक्चर में जो मेनली टॉपिक डिस्कस हम लोग करेंगे भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध के बारे में, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ये पिछले 2 दिनों में काफ़ी सारा आर्टिकल से संबंधित आया है, क्योंकि हमारे देश के विदेश सचिव और अफ़गानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री के बीच में दुबई में एक मीटिंग हुआ है उससे रिगार्डिंग। और इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अगर आप 64 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखिएगा जीएस पेपर फर्स्ट करंट अफेयर्स में, तो वहाँ से उस समय जो चूँकि चाबहार जो बंदरगाह से संबंधित करके भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कैसा व्यापार की संभावना होगा, वहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछ चुका है। तो इसको हम थोड़ा चाबहार बंदरगाह को भी इसमें आपको थोड़ा सा बताएंगे। बाकी अफ़गानिस्तान में तालिबान शासक की जो वापसी हुई है उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इंडिया के लिए चुनौतियां हैं, क्या अवसर है, उस सारे एक होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग इसको पढ़ने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी आपको कुछ इस तरह के नोट्स भी दिखाई पड़ेगा। इसका मैं हालांकि पीडीएफ या इसका पेज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। फिर आगे इस लेक्चर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत अफगानिस्तान तालिबान को अच्छे से कवर करने जाना। बाकी अभी एक स्थानीय सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो है ना चुनाव नहीं हो रहा है कहाँ, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु सरकार ने कुछ अधिकारी को ही अपॉइंटमेंट कर दिया है आगे के समय के लिए वहाँ सरकार स्थानीय सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो इससे संबंधित जो भी लोकल स्थानीय सरकार का मैं 2 क्वेश्चन लॉन्ग आप लोग फिर डिस्कस करूँगा। बाकी अभी जीनोम डेटा अभी सरकार ने घोषित किया वो, बाकी बिहार का स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो या और भी चीज़ों पे, इसमें बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर में फोकस करूँगा। बाकी कुछ बिहार से रिगार्डिंग एक आपदा प्रबंधन में एक जो है ना इसरो के साथ कुछ समझौता हुआ, वो कैसे आपदा प्रबंधन में स्पेस टेक्नोलॉजी भूमिका निभाएगा, मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे। बाकी और भी बहुत कुछ आपको इसमें आज के इस लेक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप इसमें बने रहिए। इसका मैं हालांकि पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और इसके पहले जो 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब में। जब आप मेरा जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में जो है आपको न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स पीटी मेंस लिख दिया हूँ। आप वहाँ उस पेज में जाकर पहले का 2 वीडियो देख सकते हैं, और दोनों का पीडीएफ जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। IAS यानी तो आप IAS PCS फाइटर्स करके टेलीग्राम पे सर्च करके इस टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको अभी तत्काल मेंस का मॉडल आंसर भी डिस्कस किया जा रहा है, वहाँ मॉडल आंसर दिया जा रहा है, और भी निबंध का चीज़ें जो मेंस के लिए है, तो उसमें आप वहाँ से आपको बहुत अच्छी कंटेंट मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं इसमें जो भी आप लोग से डिस्कस करता हूँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका अगर आपको आंसर लिख के दिखाना है तो उस टेलीग्राम पे ही एक टेलीग्राम का आईडी दिया गया है, आप उस आईडी पे जाकर अपना पीडीएफ भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ भेजा है, कुछ मैं पीडीएफ चेक कर दिया हूँ। जो पीडीएफ भी चेक नहीं हो वो भी पीडीएफ होगा आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, हाँ एक और इसी यूट्यूब पर आपको मेरा एक और फ्री इनिशिएटिव उस DI बीपीएससी मेंस के लिए चल रहा है। DI का भी अभी तक मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ, और इस DI में कोशिश क्या कर रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल पर आप तक को ले जाऊंगा। अभी टेबल से जुड़े हुए सवाल हम करा रहे हैं, अभी तक 2 लेक्चर में दे चुका हूँ। बाकी आने वाले में और भी पाई चार्ट हो गया है, जितना भी सवाल मतलब कि बेसिक टू एडवांस उसमें चलेंगे, तो आप उसका भी फ़ायदा उठाएं। और DI जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ उसको बना के अपने मेरे उस आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं, या नहीं तो जो आंसर यूट्यूब में डिस्कस करता हूँ उससे भी मिला सकते हैं, बहुत फ़ायदा देगा। एक तो करंट अफेयर्स जो भी ये मैं ले रहा हूँ, ये तो मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड में आएगा ही आएगा, बाकी DI प्रैक्टिस में भी आपका अच्छा आपको हेल्प मिलेगा। आइए चलिए इस चीज़ को हम शुरू करते हैं। देखिए सिंपल सी बात यहाँ ये है कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, ठीक ना। अब यहाँ समस्या ये है कि
वहाँ अगस्त 2021 के बाद जब से अमेरिकी सैनिक वहाँ से वापस गया है तो वहाँ पे तालिबान शासन का कब्जा हो गया। आप देखेंगे अगस्त 2021 का याद होगा, जब अमेरिकी सेना वहाँ से वापस आ रही थी, तालिबानी शासक जो पूरे देश पे जब वो कब्जा कर रहे थे तो कई लोग जो है ना एरोप्लेन पे लटक लटक के कहीं जा रहे थे। काफ़ी एक मतलब खतरनाक दृश्य पूरी दुनिया के लिए था उस समय। तो उस समय भारत ने जो कि तालिबान को मान्यता नहीं दिया था, अभी भी नहीं दिया, लेकिन हाँ बैकडोर से हम वहाँ के नेताओं से या चीज़ों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इसके पहले भी हमारे कुछ राजनयिक वहाँ अफगानिस्तान गए थे कि हाँ किस तरह से हमारा मानवीय सहायता कार्यक्रम चल रहा है, ठीक ना। अभी जो है ना एक विदेश सचिव हमारे देश के हैं और अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री अंतरिम हैं उनके बीच में जो दुबई में क्या हुआ, बैठक हुआ, और ये काफ़ी चर्चा का विषय हो गया और काफ़ी करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट हो गया कि भारत अफगानिस्तान के रिश्ते को। तो आपको मैं ये PDF भेज दूंगा, सब कुछ आपको इसमें देखिए मोटा मोटी यही समझ में यहाँ से आ रहा है कि जब 21 में तालिबान सत्ता वापस आया तो एक कहीं ना जटिल पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया के सामने स्थापित हो गया था, संवाद किस तरीके से करें, ठीक ना। लेकिन हाँ इंडिया ने जो है ना, चूँकि अफगानिस्तान के साथ हमारा संबंध तो एक कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल भी है, सांस्कृतिक कल्चर के रूप में भी, भाषा के आधार पर भी था, मतलब हिस्टोरिकल रूप से अफगानिस्तान भारत के संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। लेकिन तालिबान सत्ता के जिस तरह रिटर्न हुआ है कहीं ना कहीं हमारा जो बायलैटरल जो रिलेशन है उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन हाँ इंडिया हमेशा इस बात का कोशिश किया, जो मानवीय सहायता, इसमें आपको पढ़ेगा तो मानवीय, चाहे वहाँ पे खाद्य सामग्री हो जाए और भी चीज़ें दवाई हो जाए, उसको हमने हमेशा क्या रखा, जारी रखा। और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान परेशान भी था, चाइना परेशान भी था। तो यहाँ पे दुबई में जो बैठक हुआ थी व्यापक अलग अलग विषय पे दोनों के बीच चर्चा हुई है, ठीक ना। अफगानिस्तान ने कहा है कि हमको हमारे कुछ राजनयिक को, कुछ लोगों को आप ट्रेनिंग दीजिए, ठीक ना। और भारत ने भी कहा है कि हम आपके हेल्थ के लिए या खाद्य सुरक्षा या आपके डिजास्टर में हमेशा समर्थन करेंगे, चाहे वो 5000 मीट्रिक टन गेहूँ भेजने की बात हो, मेडिकल सप्लाई की बात हो, वैक्सीन की बात हो, ठीक ना। और इसके साथ ही दोनों पक्षों ने ईरान में जो चाबहार बंदरगाह के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया, जिसमें कि इसमें व्यापार और जो सप्लाई प्रमुख आता है। यह जो चाबहार बंदरगाह आपका पाकिस्तान के किनारे छोर पर है, ठीक ना। और ये अफगानिस्तान की 20 बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित करता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना दोनों के एग्रीमेंट में इन सब बातों की कहीं ना कहीं चर्चा हुई। और हमेशा चूँकि भारत आतंकवाद को लेकर हमेशा जो सचेत रहता है, चाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सब देशों में आतंकवादी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी इंडिया जो है ना, इंडिया के लिए अफगानिस्तान संबंध काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल जो है ना इंडिया और अफगानिस्तान या तालिबान के संबंधों को लेकर आप करंट में ये चीज़ अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन जो पूछा था आपका यहाँ पे, देखिए इसमें एक तो बड़ा फैक्टर आपका नहीं, ये बार बार आएगा आपका चाबहार बंदरगाह। देखिए ईरान के यहाँ पे दक्षिणी इलाके में जो है आपका कौन सा है, आपका यहाँ पे ये चाबहार बंदरगाह है। यहाँ देखिए पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है और यहाँ हमारा अपना भारत देश है। तो कहने का मतलब ये है इस बंदरगाह के होते हुए हम लोग कहाँ, अफगानिस्तान तक इजीली पहुँच सकते हैं। और ये जो चाबहार बंदरगाह है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है उसकी तक भी ये पहुँच बढ़ाता है। तो कहने का मतलब चाबहार जो पोर्ट है हमारा, ना केवल इधर अफगानिस्तान बल्कि मिडिल एशिया के जितने भी देश है वहाँ तक हमारी पहुँच को क्या करता है, बनाता है। बिना पाकिस्तान गए हुए, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हम सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं, किससे, सी रूट से। तो इसका एक काफ़ी अपने के पास क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, फूड ग्रेन एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान टू गेट सस्ते दर पर, मतलब इस हो के पॉइंट पहले ऐसे करके पाकिस्तान से जो हमको कुछ परमिशन ले, अच्छा है कम इधर से जाएंगे, ठीक ना, तो कीमत कम हो जाएगा, अफगानिस्तान तक हमारी कनेक्टिविटी डायरेक्ट बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो ये बिगर लिंक जहां हम यहाँ पे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और भी सेंट्रल एशिया या मिडिल एशिया के देशों तक हमारी जो है ना पहुँच हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रेवल्स विथ सेंट्रल एशिया ग्रो करेगा, केमिकल, पेट्रोलियम, स्टील हम लोग यहाँ से कर सकते हैं जो भी ट्रेड है। फर्टिलाइजर इंपोर्ट विल गेट चीपर, इजियर अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये जब प्रश्न को आप पढ़ेंगे 64 वाले को तो आपको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर जो है ना मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपका ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए इस तरह के कि हाँ भाई चाबहार बंदरगाह से जो भारत को आयात निर्यात कैसे संभावना, तो आप
भूमिका में सिंपल, थोड़ा सा पहले आपने अबाउट चाबहार पोर्ट के बारे में लिख देंगे। अभी 10 ईयर का समझौता हुआ है भारत और ईरान के बीच में, जिसका चूँकि भारत ने चाबहार को प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है। और 2016 में एक चीज़ और हुआ था, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड जो ट्रांजिट गलियारा तीनों देशों के बीच में एक समझौता भी है। तो ये कहीं ना कहीं चाबहार बंदरगाह से ही संभव, ठीक नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए चाबहार का इम्पोर्टेंस, तो पहली बात तो यही है कि हम पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे कहाँ मिडिल एशिया तक पहुंच बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। ये गेटवे है मिडिल एशिया का। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है, ये भी हम यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना रणनीतिक महत्व भी है, चाहे चाइना को काउंटर करने के लिए भी हम चाबहार का यूज़ कर सकते हैं। और मेनली है कि मिडिल एशिया से हमारा वर्षों से शांति संबंध रहा है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट करेगा। इम्पोर्टेंस में ऐसे करके पॉइंट को आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए और भी कुछ चीज़ें, भारत अगर अफगानिस्तान के बीच में अगर आपको संबंध को लिखना हो तो आप देखिए अपने नोट्स में लिख लीजिए। देखिए मैं पहले बताया हूँ कि ये जो मेरा लेक्चर आपको मेंस ओरिएंटेड मेनली खास करके पीटी भी है, तो इसमें कई सारे ऐसे कंटेंट का मैं यूज कर रहा हूँ जो कि आपके पास शॉर्ट में नोट्स होना ही चाहिए। और एक कॉपी आप अलग से बना लीजिए हमारे इस वीडियो, क्योंकि लगातार अभी लेक्चर अल्टरनेट 2 दिन में 1 दिन में मिलता ही रहेगा, ठीक ना। पहले भी मैं इस तक वीडियो बना था, आप एक कॉपी लीजिए जहाँ पीटी का अलग लिखिए, मेंस का अलग लिखिए, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ दिया उसका फ्रेमिंग कीजिए, उसको आंसर को लिखिए और हमको क्या कीजिए भेजिए, मैं आपको चेक कर दूंगा। एक बार कॉपी हमसे आप चेक करा लीजिए, उसमें मैं कुछ ना कमियाँ बता दूंगा क्या आपको करना, ताकि आपको मेंस में अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि जो मेरे यहाँ जो मेंस प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं यही सिखा रहा हूँ कैसे भूमिका या बॉडी पार्ट या निष्कर्ष लिखें, आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सके, 191 तक आप जीएस में ला सकते हैं जिस तरह से हमको आया है। तो आपको जो है ना ये प्रयास लगातार लिखने से ही आपको हो सकता है। तो अब यहाँ देखिए मानवीय सहायता, देखिए मानवीय सहायता जब अफगानिस्तान में तालिबान शासक आया तो उसमें देखिए हमने गेहूँ अभी भी 50 घर में मीट्रिक टन तक आसपास हो गया है। 13 टन हम आपसे दवाई भेज चुके हैं, सर्दियों के कपड़े भेज सकते हैं। कोविड-19 में वैक्सीन की 5 लाख खुराक भेजा। ईरान में रह रहे अफगान 10 लाख खुराक हमने भेजा, ठीक ना। भारत यूनिसेफ के माध्यम से 6 करोड़ पोलियो खुराक ऑलरेडी अफगानिस्तान में दे चुका है। तो कहने का मतलब ये है ना, जो ह्यूमन के नाते जो हमारी सहायता है वो हमेशा अभी भी जारी है, ठीक है। लेकिन हाँ तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये पूछेगा इंडिया के लिए अफगानिस्तान का क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान फॉर इंडिया, इंडिया के लिए अफगानिस्तान का क्या इंपॉर्टेंस में क्या क्या लिखे। पहला सिक्योरिटी बात है, सुरक्षा की, जिसका इंग्लिश मीडियम इसमें लिख लीजिए सिक्योरिटी, ठीक ना। क्योंकि थोड़ा इसका इंग्लिश टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए नहीं हो पाया। बाकी इसका मैं PDF इंग्लिश में भी भेज दूंगा ग्रुप में, इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए सुरक्षा के पर्पज़ से जो है ना अफगानिस्तान में अलकायदा, ISI, लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के साथ तालिबान की निकटता भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का क्या है, विषय है, ठीक ना। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में उपरोक्त आतंकवादी संगठन पाक के साथ मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं। पंजशीर घाटी को छोड़कर अफगानिस्तान में तालिबान शासन का विरोध नहीं किया गया है, ये भी बात है, ठीक ना। अब देखिए आर्थिक इंपॉर्टेंस क्या है, भारत अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में आर्थिक गतिविधि बढ़ा सकता है। मार्च 2022 में 140 टन चीनी उज्बेकिस्तान भेजा गया, और भी चीज़ें भेजा ही लगातार जा रहा है। आगे इसमें देखिए इंपॉर्टेंस हम यहाँ क्या बता सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस या जो सामरिक महत्व में क्या इसमें बताइएगा आप। 1996 में भारत द्वारा तालिबान से संपर्क समाप्त करने के बाद अफगानिस्तान में पाक की पकड़ मजबूत हुई थी। भारत इस बार ऐसा नहीं देना चाहता है, ठीक ना। भारत ने यहाँ स्पष्ट किया है कि तालिबान के साथ वार्ता को उसके प्रशासन को मान्यता देने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अगर हम वार्ता कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम तालिबान शासक को हम समर्थन या उसकी मान्यता दें। हमको अपना उनसे काम है, हमारी विदेश नीति वास्तविकता के आधार पर चल रही है, तो उससे हम मीटिंग कर रहे हैं, चीज़ें ऐसे आप लिख सकते हैं। पाक अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अतः भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। बाकी हमारा कल्चर आदान प्रदान तो खैर है ही वहाँ अफगानिस्तान के साथ एंशियंट काल से ही, ये भी दिखा सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन है या पहले महात्मा बुद्ध हो, ये सब तो दिखा ही सकते हैं। गंधार मूर्ति कला हो, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान तो सदियों से होता आ रहा है। और कई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में भारत चला रहा है, चाहे फलमा बांध हो या संसद भवन हो, इसमें सब में हमारा पैसा क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ है। और चीन को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं अफगानिस्तान एक बड़ी कड़ी है, तो इनके साथ दोस्ती करना जो है ना हमारे लिए सभी हित का बात है। तो इम्पोर्टेंस लिखा दीजिएगा। बाकी देखिए इन दोनों देशों के बीच में कुछ चुनौतियाँ, तालिबान शासक और भारत के संबंधों में देखिए
कुछ जो चैलेंजेस आपको निकल के सामने आएगी। पहला बात तो ये है, भारत कभी भी तालिबान का समर्थन नहीं किया है। तालिबान शासक मानवाधिकार का वहाँ लगातार अभी हाल में उल्लंघन कर रही थी, आप ये भी न्यूज पढ़े होंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि आगे की राह में सिंपल यही है, भारत को मानवीय सहायता और अफगान की जनता की मदद हमेशा करनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में, किसी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर निर्भर हुए बिना, ठीक है ना। तालिबान के साथ संबंध भारत अपनी शर्तों पर, हमारा जो कंडीशन है, हमारा इंटरेस्ट है, उस पर हम उनके साथ फिर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तालिबान को जवाबदेह बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हम मिलकर हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके आप अगर लिख देंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए भारत अफगानिस्तान और कुछ देखिए चैलेंजेस जिसे लिखते हैं, वही सुरक्षा का तो खतरा है ही है, लॉस ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक ना, ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम वहाँ है, और इंक्रीज पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस, वहाँ पाकिस्तान प्रभाव जो है तालिबान आने से बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन मौका है आपको, जैसे कि मौका इसमें यही है कि भाई मानवीय सहायता इंगेज हम कर सकते हैं, कल्चर और हिस्टोरिकल टाई तो है ही है, काउंटरिंग हम चाइना के प्रभाव को काउंटर कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम दोनों का है ही, ठीक ना, और यहाँ के रीजनल प्लेयर से हम कहीं ना कहीं जो ना कोलैबोरेट कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर होगा। तो ये सब समझौता, ये सब मौका है इस क्षेत्रों में हमारा। तो ऐसे करके आप भारत अफगानिस्तान या तालिबान संबंधों को इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए चाबहार बंदरगाह, चूँकि जब भी कभी भारत अफगानिस्तान संबंध आप पढ़ेंगे, चाबहार को नहीं छोड़ सकते। चाबहार बंदरगाह या पोर्ट के बारे में भी कुछ मैं एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ, इसको देख लीजिए। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ इंडिया है, यहाँ आपका ईरान के चाबहार, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक ना। तो चाबहार पोर्ट ईरान के साउथ ईस्ट हिस्से में ओमान की खाड़ी में, अफगानिस्तान पाक भारत के निकट है, मलेशिया का द्वार है। भारत अफगानिस्तान ईरान ने 2016 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर पर एग्रीमेंट किया है। इसमें चाबहार बंदरगाह से अफगान के रास्ते जाहेदान तक रेल निर्माण किया जाएगा, मतलब अफगानिस्तान में जाहेदान वहाँ तक रेल निर्माण किया जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस देखिए चाबहार पोर्ट का सिंपल सा, भारत ईरान के बीच राजनीतिक और सैन्य संबंध, चीन पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए पश्चिम और मध्य एशिया तक पहुंच बढ़ेगा। ग्वादर बंदरगाह यहाँ से मात्र 71 किलोमीटर दूर है, जो चीन बना रहा है मानवीय कार्य हेतु, और इंडो पैसिफिक रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हमारा ये क्षेत्र है। हाँ, वही चुनौतियाँ यही कि ईरान की रुख कहीं ना कहीं चाइना की ओर है, ठीक ना। वित्त पोषण में देरी हो रहा था, उसमें हालांकि तो हो गया है, ठीक ना। अमेरिका का प्रतिबंध का खतरा हमेशा ईरान पर रहता ही रहता है। तो एक और इसमें जोड़ लीजिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, देखिए 7200 किलोमीटर का लंबा मल्टी मॉडल ट्रांजिट नेटवर्क है। रूस, भारत, ईरान देश, मतलब 13 देश इसमें शामिल हैं। फारस की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर को कैस्पियन सागर तक रूस के उत्तरी यूरोप को जो है ये जोड़ने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। INSTC, ये शॉर्ट नोट भी करंट अफेयर्स में आ सकता है, तो आप इतना जानना आपको चाहिए। अब आप इसमें जो इतना सब कुछ जानने के बाद आप ये क्वेश्चन ये लिखने का कोशिश, लॉन्ग क्वेश्चन है, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ तालिबानी रिटर्न्स टू पावर ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, व्हाट चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी डज इट प्रेजेंट। इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख कर जो है ना, जो नीचे टेलीग्राम के में आपको एक टेलीग्राम का ID दिया गया है, वहाँ आप जाके अपना इस आंसर को PDF बना कर भेज सकते हैं, आपको फीडबैक मिलेगा। बाकी इन सब का भी मॉडल आंसर मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। देखिए सीखने का बहुत है, लेकिन हाँ आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे लोकल पावर, तो इसमें देखिए सिंपल लिखा हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक ए डिफरेंस टू द लिव्स ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ, जो है यहाँ पर इसमें सिंपल ये कहता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो ने अपॉइंटमेंट किया है स्पेशल ऑफिसर को, ताकि अभी चूँकि वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, ताकि वो ऑफिसर जो वहाँ के चीज़ों को एक्टिव मोड में ला सके, ठीक है, मतलब आगे का वो शासन वहाँ पे कर सके। वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है तो कुछ सरकार अपना प्रॉब्लम बताया है। तो अब यहाँ चूँकि ये हिंदू में आया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पेपर यहाँ ऑलरेडी पूछ चुका है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया हूँ, देखिए यहाँ पे इसका मैं अभी मॉडल आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ क्वेश्चन ये है कि 73 संविधान संशोधन देश में आधारभूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक विकास का एक महत्वपूर्ण परिचायक है, जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करने की क्षमता है। इसका आपको एग्जामाइन करना। एक क्वेश्चन और है, भारत में पंचायती राज सरकार प्रणाली शासन का एक बड़ा साधन साबित नहीं हुई है,
आलोचनात्मक रूप से इस कथन की जांच करें, स्थिति को सुधारने के लिए विचार दें। मतलब इस क्वेश्चन में यही कहता है कि कैसे एक जो है ना पंचायती राज एक बेहतर शासन प्रणाली नहीं हुआ, उसके लिखिए का मतलब उसकी कमियों को लिखिए। हाँ, उस कमियों का भी आलोचना, ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत ही हुआ, नहीं, बहुत से अच्छे प्रभाव भी पड़े, उसको चर्चा करके तब आपको क्या इस पर सुधार किया जाए उसकी चर्चा आपको आंसर में करनी थी। देखिए इसका कैसे लिखेंगे मैं इसका मोड में बता देता हूँ, आप उसको वहाँ पर देख के जरूर लिखने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है लॉन्ग वाला, देखिए इसमें कैसे आप देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या कहता है कि 73 संविधान संशोधन में एक जो बेसिक जो पिलर लोकतांत्रिक संस्थानों के कर्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण जो है ना आपका इंडिकेटर है, क्योंकि इसके पहले आज़ादी के बाद इस तरह से संवैधानिक दर्जा इसको नहीं दिया गया था, जिसमें जो है ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक सहभागी लोकतंत्र, मतलब कि जो भी आपका ग्राम पंचायत मुखिया सरपंच होता है, एक जो है सब लोग मिल के चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो उसमें बदलने की एक क्षमता, इसका आपको प्रशिक्षण करना है। तो मतलब कि ये है कि ओवरऑल जो है ना पंचायती राज व्यवस्था का क्या उसका विशेषता है, उसका क्या काम करने का तरीका है, इन सब बातों को आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे आंसर को आप फ्रेमिंग कर सकते हैं कि 73 संविधान संशोधन 1952 के तहत शासन के तीसरे लेवल पर स्थापना की गई और पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर स्थानीय शासन को सुनिश्चित किया गया। भूमिका लिख देंगे। इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जरिए गांधी जी के ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण को प्रतिभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करने की दिशा स्वराज के दृष्टिकोण को साकार करना। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र को आधारभूत प्रतिभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो प्रशासन व निर्णय निर्माण में समुदाय आधारित योगदान को महत्व देता है। यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ है देश में संसद और विधानमंडल के सदस्यों से जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर, जबकि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर सहभागिता से कार्यों का संचालन करते हैं। जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी के आसपास रहिए, भटकिए मत, तब अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ देखिए कैसे जो है ना प्रतिनिधि लोकतंत्र तो हमारा लोकसभा विधानसभा है ही, यहाँ पे कैसे जो है ना सहभागी लोकतंत्र है। देखिए मुखिया सरपंच का डायरेक्ट चुनाव होता है, महिला आरक्षण दिया गया है, सामाजिक भागीदारी को SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है, ग्रामीण विकास पर फोकस किया जाता है, नौकरशाही उतना यहाँ पे कंट्रोल नहीं है इस पर, राजनीतिक आपका जागरूकता है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें ऐसे फ्लो चार्ट आप इसमें बना सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे वही दिखा दीजिए कैसे सहभागी लोकतंत्र प्रतिनिधियों का चुनाव डायरेक्ट होता है, महिला नेतृत्व दिया गया है, सामाजिक विकास इसमें हो रहा है, ठीक ना। 29 विषय दिए गए हैं, निचले स्तर पे भागीदारी है, राजनीतिक जागरूकता है लोगों में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही है। इसे करके फिर भी नौकरशाही है, तो ये सब चीज़ हो रहा है। लेकिन हाँ कुछ इसमें आप दिखाइए चुनौतियाँ, धन की कमी है, इनके पास 29 विषय में सभी विषय नहीं दिए गए हैं, क्षमताओं का अभाव है, मानव संसाधन का अभाव है, महिला पति सरपंच है, इसकी कुछ दिखाइए चुनौतियाँ, और तब अंतिम में वही क्या आप बता सकते हैं उपाय, वही कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी करने हेतु तो केंद्र और राज्य सरकार को ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाना चाहिए, सुमित बोस समिति की सिफारिश को लागू करना चाहिए, कर लगाने का अधिकार देना चाहिए। तो कहने को तो ये निष्कर्ष है कि भारत के समावेशी और विकसित राष्ट्र बनने में जब भी कभी आप भूमिका में लिखें तो कोशिश करें विकसित राष्ट्र, अमृतकाल, इस सब चीज़ों का जिक्र करें ताकि आपका 1-2 नंबर बढ़े। राष्ट्र बनने के पंचायती व्यवस्था का सुचारू रूप से कार्य करना आवश्यक है। पंचायत राज भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, अतः इनके सामने सभी बाधाओं को दूर कर गांधी जी के सपनों के भारत बनाने की और राष्ट्र की रक्षा होना चाहिए। तो ऐसे करके आप अगर फ्लो में लिखेंगे इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए पंचायती राज शासन कैसे प्रभावी फादर नहीं हो वो लिखना है, इस नहीं का भी आलोचना करना है। इसका मतलब कि पंचायती राज के पॉजिटिव पॉइंट भी आपको लिखना है और अंतिम में स्थिति में सुधार के लिए उपाय बताना। तो शॉर्ट लॉन्ग जैसे आपको इच्छा लिखा हमें क्या कंटेंट यूज करेंगे, एक मोटा मोटी भूमिका कि हाँ भारत में एक जो है ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र की स्थापना 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए भाग 19 सब लिख देंगे। पंचायती व्यवस्था किया गया, पिछले जब से ये लागू हुआ 25-30 बरस तो हो गया है, तो पंचायती राज लगभग 5-6 चुनाव हो गया है,
तो अब इसमें देखिए इसका मिलनी आपका फिर भी हमको कमियां दिखा दीजिए, प्रभावी क्यों नहीं, इतने सारे पॉइंट आप दिखा दीजिए। ग्राम सभा की नियमित बैठक नहीं, अनियमित चुनाव होता है, राजनीतिक भागीदारी की कमी है, वित्तीय अभाव है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, ये सब यहाँ पे इसके ये इसलिए ये प्रभावी फायदा नहीं बन पा। अब इसी पॉइंट को आप मोटा मोटी 1 2 3 पॉइंट में डील कर देंगे। वीडियो पॉज करके देख लेना, इसका PDF में टेलीग्राम शेयर कर दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें निगेटिव ही हुआ, कुछ पॉजिटिव, जैसे कि सामाजिक एम्पावरमेंट बढ़ा है, आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ है, सामाजिक विकास हुआ, त्वरित न्याय हुआ है, राजनीतिक जागरूकता महिलाओं में आई है या लोगों को, ऐसे करके आप इसको इस पॉइंट को दिखा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव रहते हुए तब आप इसमें तो हाँ कुछ सुधार वही कि हाँ राज्य सरकार से राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र दर्जा दिया जाए, नियमित चुनाव हो, प्रशासनिक राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, 11वीं सूची में सभी विषयों पर पंचायत सरकार को दी जाए, ठीक ना। तो कहीं ना NGO की मदद से महिलाओं और निम्न लोगों को ट्रेनिंग किया जाए और अच्छे कार्य करने वालों को अवार्ड भी दिया जाए ताकि कुछ हौसला अफजाई हो सके। लोक आयोग का स्थापना किया जाए, भ्रष्टाचार नियंत्रण होना चाहिए, सफल ऑडिट किया जाए, भारत नेट ऑडिट कार्यक्रम के द्वारा सभी पंचायतों को जोड़ा जाए, ई शासन लागू किया जाए। तो ये सब करके जो है ना हम जो है ना इस पंचायती व्यवस्था की स्थिति को सुधार सकते हैं। ये आपको मेंस में काम आएगा बायोटेक्नोलॉजी में कि PM मोदी ने राष्ट्र को सौंपा 10,000 भारतीयों का जीनोम डेटा, जीन के लेवल पे अलग अलग लोगों का डेटा बनाया गया ताकि कभी बीमारी या किसी और परिस्थिति में इनका जो यूज किया जा सके। वही यहाँ लिखा हुआ है कि ये जीनोम इंडिया परियोजना जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में एक मील का पत्थर है। देश की आनुवंशिक विविधता की प्रगति करने वाले इस डेटा पर भारतीय जैविक डेटा केंद्र के शोधकर्ता शोध कर स्थानीय आबादी के लिए दवाएं विकसित कर सकेंगे, इसकी भूमिका हो गई, ठीक ना। तो यह एक क्वेश्चन और ये जो है ना परियोजना 2002 में शुरू की 20 में शुरू की गई थी, काफ़ी सारा इसमें पैसा खर्चा इन्वेस्ट कैसा हुआ, तब जाके आज जो है ये इतना लोगों का डेटा तैयार हुआ है। तो ये क्वेश्चन मेंस में आपका एक हुआ, हालांकि इसका मैं डिटेल एक नोट्स बनवा के दे दूंगा, लेकिन हाँ इस न्यूज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आइए बिहार के हस्तशिल्प उत्पादों को विदेशों में मिलेगा बाजार। तो देखिए यहाँ से PT में क्वेश्चन पूछ ही रहा है, मेंस में पूछेगा कि बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प कला, शॉर्ट नोट, तो क्या कीजिएगा आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए, तो यहीं से ला लीजिए। देखिए एक बार पूछा था कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान कहाँ है, ये आपका पटना में है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार के हस्तशिल्प उत्पादों को विदेशों में मिलेगा बाजार, तो क्या कहते हैं उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में खोली गई है हस्तशिल्प निर्माण संबंध परिशाखा। तो यहाँ देखिए कुछ कला का नाम, टिकलू कला में पद्मश्री पुरस्कार अशोक कुमार विश्वास के बारे में यहाँ जान लीजिए। फिर बिहार की कला जिनकी मांग है, मधुबनी पेंटिंग, मुजफ्फरपुर की फुजनी एम्ब्रॉयडरी, मधुबनी की सिक्की कला, भागलपुर की मनसा पेंटिंग, पटना की टिकली, नालंदा का ब्लॉक पेंटिंग, नालंदा का 52 बुट्टी, समस्तीपुर की बेबू को कैन क्राफ्ट, पटना की पेपर मेसी, दरभंगा की पोट्री और सिमारी कला, गया का स्टोन क्राफ्ट, लकड़ी क्राफ्ट, आरा का एप्लिक, कशितागारी कला। तो ये सब देखिए मैचिंग अगर पूछ देगा कि कहाँ की कौन सी लोकल कला है बिहार का, तो नहीं एग्जाम हॉल में बनता है। तो इसलिए इसको आप लिख लीजिए और इसका आप मेंस में भी जो है ना यूज कर सकते हैं कि बिहार के प्रमुख कला। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये राष्ट्रीय हैंडबॉल में बिहार को मिला कांस्य पदक। सिंपल ध्यान रखें 53वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता पंजाब ने दिल्ली को पराजित किया था, ठीक है। तो लेकिन बिहार को क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ ये ध्यान रख सकते हैं सिविल सर्विसेज टीम ने जीता स्वर्ण पदक। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट बिहार सिविल सर्विस की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, दिल्ली के त्यागराज में हुआ, ठीक है। बिहार के महिलाओं ने हिमाचल प्रदेश को इतना फहरा कर दिया। किसको हराया आप यहाँ देख लीजिएगा, इसमें अधिक डिटेल जाने का आपका जरूरत नहीं है। बाकी वाल्मीकि नगर में दिखा दुर्लभ पक्षी नाइट हेरोन। अब नाइट हेरोन दिखा है, इसका देख लीजिए, ठीक ना, पूछ सकता है अगर कभी हुआ तो ऐसा। पहली बार ये 2016 में दिखाई दिया था। अब आगे एक और चलते हैं। आपदा से सतर्क करेगा नीतीश रॉकेट मार्च। इसकी रॉकेट मार्च तक होगी इसकी क्या लॉन्च, खाली PT के लिए, इसमें विशेष आपका इसमें और चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट चलिए दिल्ली के गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे बिहार के 25 लोग। अब किसको देखिए, हेमा देवी क्या है राष्ट्र पुरस्कार विजेता है, पिंटू यादव प्रसाद क्या राष्ट्र पुरस्कार विजेता है, पद्मश्री अशोक विश्वास है पद्मश्री फंड। ये सब क्या क्या पुरस्कार है, कितने लोगों को भेजा जा रहा है, ये सब PT के फैक्ट में काम आएगा। बाल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार अभी अव्वल है। पूर्वी भारत विज्ञान और अभियांत्रिकी में 25 कार्यक्रम 7 से 10 जनवरी तक बिरला औद्योगिक एवं यहाँ पे कोलकाता में आयोजित किया गया। तो सिंपल आप ध्यान रखिएगा कि बाल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार क्या रहा है आपका अव्वल, बाकी उतना ध्यान इसमें
आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे राज्य के 216 आद भूमि का स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार करेगा। आप देखिए ठीक है करेगा, लेकिन यहाँ कुछ कुछ चीज़ें आपको एग्जाम पीटी के लिए दिया लिखा हुआ है यहाँ पे। फरोत्तर झील कहाँ है, मोतिहारी में। नरफन चौर कहाँ, तिरहुत में। मनिकामन तिरहुत में। सुनकी सुइया भागर कहाँ, भोजपुर में। कलिहारो चौर कहाँ है, बेगूसराय में। तो ये ठीक है क्या, इसका आप मैचिंग जो है ना पीटी के पॉइंट ऑफ ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ चलते हैं, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदा से लड़ने में बिहार की मदद करेगा कौन, इसरो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार में आने वाले आपदाओं को अध्ययन और उनकी निगरानी इसरो मदद करेगा। बाढ़, सुखाड़, जितना भी आपदा बिहार में आती है उसके लिए, ठीक है ना। इसके लिए शनिवार को इसरो की संस्था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक, बिहार राज्य आपदा और बिहार मौसम सेवा केंद्र के बीच समझौता हुआ है, ये देख लीजिएगा। बाकी यहाँ देखिए फायदा लिखा हुआ है, ठीक है, क्या क्या हुआ। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछ सकता है आपका यहाँ से कि आपदा प्रबंधन में स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका का कीजिए वर्णन बिहार के संदर्भ में। सिंपल आपको लिखना है, बिहार एक आपदा ग्रसित राज्य है, जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सब यहाँ चलते रहता है। इसमें साइंस टेक या स्पेस की भूमिका लिख दीजिए। भूमिका में जो है इसरो का भूमिका लिख दीजिए, क्योंकि मौसम पूर्वानुमान हम कर सकते हैं, और भी जब कभी आपदा आएगा तो रेडियो टीवी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इस करके ना इसके भूमिका को आप बेहतर ढंग से लिखकर आंसर को सबमिट कर सकते हैं। बाकी एक यहाँ लिखा 52 साल बाद बिहार में पूरे देश के पीठासीन पदाधिकारियों की अखिल भारतीय मीटिंग 22 से 21 जनवरी के बीच हो रहा है, ठीक ना, बस इतना ध्यान। बाकी जब पहली बार 1952 में हुआ था उस समय बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन थे, राधा नंदन झा थे। जब और आएगा डिटेल में हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। बाकी देखिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है, 8 वर्षों में 26 लाख युवाओं को किया गया कौशल विकास। देखिए बिहार या भारत के अगर स्तर पर देखिएगा तो मुख्य समस्या रोजगार की नहीं बल्कि कौशल विकास की कमी है। बिहार के संदर्भ में आपको क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। आप सिंपल जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे तो दिखा देंगे कुछ आबादी या कितना बेरोजगारी दर बिहार में है, ठीक ना, ये दिखा के जो है ना मुख्य समस्या यहाँ पे रोजगार नहीं बल्कि कौशल विकास की है। लोग स्किल ही नहीं है, जितना आता है उतना लोग स्किल नहीं है। तो यहाँ करके दिखा आप कॉन्फर्म में लिखा सकते हैं। अगर आप अच्छे कोई मान लिया ITI किया, पॉलिटेक्निक किया, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, उसके पास वो हुनर नहीं जिससे उनको काम मिल सके, तो ये आप यहाँ पे ये कहता है। एक चीज़ और, अगर बिहार का जनगणना लाभांश से अगर क्वेश्चन आएगा, सिंपल ध्यान रखिएगा कि अभी 18 से लेकर 29 वर्ष के युवाओं की संख्या 3.68 करोड़ है। बाकी इसको जब भी कभी उसको भूमि इसको जनता के लाभांश पर डेटा का यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए आप एक बार आपको मैं इंडियन डायस्पोरा आज से 2 दिन पहले बताया था, उसमें ये सब पॉइंट जोड़ लीजिए। हालांकि मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की ताकत बनकर उभरे प्रवासी, चाहे आर्थिक ताकत की बात हो जाए दिखा दीजिएगा, वैश्विक पहचान की बात हो जाए, तकनीक की बात हो जाए, राजनीतिक रूप से बढ़ रहा है प्रभावी दिखा दीजिएगा, सामाजिक योगदान दिखा दीजिएगा, कितना देखिए पैसा रेमिटेंस सबसे ज़्यादा भारत, फिर सेकंड मैक्सिको चीन आ रहा है, ये दिखा दीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका इतना इन्फॉर्मेशन आगे आपको जो है ना काम देगा इस आंसर को लिखने के लिए। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हो सकता है, ये 65 में शायद पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के उसमें जंगल में आग लगा था, जंगली आग और ब्राज़ील के अमेजन दाह जैसी तत्कालिक आपदाओं और उनके कारणों और स्थानीय पारिस्थितिकी और वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव से जांच कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आग लगा था, क्योंकि अभी यहाँ लॉस जो है ना आपका एंजलिस या कैलिफोर्निया में आग लगी है, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की सच को दिखा रहा है। अमेरिका में हर जंगलों में आग भड़कने की 45 घटनाएं हो चुकी है। हज़ारों एकड़ जमीन अभी तक क्या हो चुका है, तबाह हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन बढ़ रहा है। गर्मी के धरती गर्म होने से सूखा और जंगलों में आग लग रही थी। ये सब आप इसमें कुछ जो है ना यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में 2024 पहला साल है जब दुनिया का तापमान पूर्व इंडस्ट्रियल लेवल से 1.6 डिग्री से अधिक हो गया। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ जंगलों में क्या लग रहा है, आपका आग लग रहा है। ये आप करंट का तो हो गया, लेकिन हाँ अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसी तरह का, यहाँ पे खाली लाइन चेंज कर देगा, ऑस्ट्रेलिया की जगह लॉस एंजल्स लिख देगा उसका, या उत्तराखंड में जंगल में आग लगा तो वो लिख देगा, उसका क्या तत्कालिक आपदा का क्या कारण है। तो यहीं पर आप इसको एक आंसर जो है ना लॉन्ग में तैयार कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कैलिफोर्निया के जंगल आग या बुश फायर और उत्तराखंड के पर्वतीय दाह जैसी तत्कालिक आपदाओं की उनके कारण, काउज, लोकल उसका इकोसिस्टम और ग्लोबल इन्वायरमेंट दशाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जांच की। तो बस यही देखिए, इसका तो मैं बता देता हूँ।
भूमिका में जब भी कभी लिखा था करंट पे ही जोर दें, अमेरिका को उत्तराखंड का जो लाखों मतलब क्षति हो रही जानवान जो भी है दिखा दीजिए। फिर जंगल आग क्षेत्र दिखा दीजिए, अभी जो कि लेटेस्ट है मैप बता दीजिए, यहाँ पे है या उत्तराखंड में है, कितना कितना एकड़ का कुछ नुकसान ऐसा दिखा दीजिए। वीडियो पॉज कर देख लीजिए। बाकी क्या इसका कारण है, प्राकृतिक कारण दिखा दीजिए, फिर मानवीय कारण, प्राकृतिक में सब दिखा दीजिए, पॉइंट वैसे करके मानवीय कारण में दिखा दीजिए जो लोग कर रहा है, ठीक है। बाकी इसका प्रभाव देखिए, ऐसे करके प्रभाव हर एक चीज़ में प्रभाव निगेटिव ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। कृषि पे हो गया, मानव संसाधन हो गया, वहाँ जीव जंतु हो गया, ठीक। ऐसे करके दिखा दीजिए। प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखा दीजिए करके, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, पर्यावरण प्रभाव क्या पड़ेगा, और सब कृषि प्रभाव क्या पड़ेगा, उत्तराखंड नैनीताल हाल सब यहाँ दिखा दीजिए। अब इसके रोकने के उपाय भी 5-6 बता दीजिए, और अंत में आंसर को क्या कर लीजिए, खत्म कर, या नहीं तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट का भी जिक्र कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित। चलिए, तो इसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया। एक तो भारत अफगानिस्तान तालिबान को लेके, वहाँ मैं आपको एक मेंस का लॉन्ग क्वेश्चन दिया, वो दिया हूँ। बाकी लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार से 2 क्वेश्चन दिया हूँ, जिसमें एक शॉर्ट है, एक आपका लॉन्ग है। बाकी अभी ये मतलब कि आगजनी वाला थी, काफ़ी सारा क्वेश्चन है। एक लेक्चर में देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग हो रहा था। आप इसको लिख कर जरूर सबमिट करा लें, कॉपी चेक कर लें। लिखिए, देखिए ये बिल्कुल ही आपको ना फ्री इनिशिएटिव चलाया जा रहा है मेरी टीम के द्वारा। पहले भी इस तरह का 67 में, 68 में, 69 में टेलीग्राम के जरिए मैं करा चुका हूँ। गुलाब शाह जो 68 की टॉपर हैं, वो इस तरह के फ्री इनिशिएटिव के ही स्टूडेंट थे, ठीक ना। और भी बाकी पहले से हमसे जुड़ी हुई थी, देखो उनको काफ़ी फायदा हुआ, अच्छा रैंक लेकर आ गई है, उनको एसए में काफ़ी अच्छा मार्क्स मिला है। तो ये सब चीज़ आपको, चीज़ें बहुत जगह सब कुछ चल रही, लेकिन हाँ आपको सही जगह पकड़ के उसको अच्छे से करना है, जो दिक्कत है उसको बताना है, चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। बाकी देखिए 70 बीपीएससी मेंस के लिए जो है ना ऑलरेडी बैच, फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ। इसमें आपको वीडियो लेक्चर हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, हर एक टॉपिक से 3-4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस पर डे कराया जाए, उसको कैसे लिखा जाए ये बताया जा रहा है। फिर आपको मॉडल आंसर प्राप्त दिया जा रहा है, ये देख सकते यहाँ है, ठीक है। बाकी 70 बीपीएससी मेंस डिग्री बैच भी चल रहा है 8 जनवरी से ही। इसमें आपको पर डे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन शॉर्ट, फिर 3-4 क्वेश्चन लॉन्ग, फिर करंट अफेयर्स, और ये जो न्यूज़पेपर का मैं कर रहा हूँ वो भी आपको क्वेश्चन वहाँ आप उसको लिख कर वहाँ सबमिट करा सकते हैं। ये डेली अफेयर चल रहा है, इसमें फीस रखा है 1500 रुपये रखा गया है। बाकी बीपीएससी ऐसे बैच में 11 जनवरी से शुरू करने वाला, लेकिन चूँकि ऑलरेडी जीएस में ही इतना सारा वर्कलोड हो गया तो इसको दफ़ा डिले कर दिया गया है। तो ये 15 जनवरी से इसको हम लोग बीपीएससी ऐसे बैच खासकर 70 के लिए और 70 को शुरू करेंगे। इसमें 1250 फीस रखा गया। बाकी 71 बीपीएससी के लिए भी हम लोग मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से बैच पीटी कम मेंस फाउंडेशन शुरू करेंगे। बहुत लोग का कॉल में से आता है, ये भी करेंगे। बाकी जो भी इनिशिएटिव चलाया जा रहा है इस टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर, आप उसका फायदा उठाएं और मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और हो सके तो इस वीडियो को जितना अच्छा लाइक करें, शेयर करें, हमको सपोर्ट करें, तो चीज़ें और भी आपके लिए बेहतर आगे से मैं इसमें करूँगा। तो ये हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।